स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपकी एंकर के खजानिया सोलो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। कांग्रेस कार्यालय में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। अभय दुबे ने रक्षा मंत्री के हटाने और अग्निवीर स्कीम को रद्द कराने की मांग की और चीनी से की इलाके में घुसपैठ के खिलाफ भी बोला। उन्होंने युवाओं को रोजगार के नाम पर धोखा देने और आतंक के आरोपियों को बीजेपी द्वारा टिकट देने की भी आलोचना की। अविनाश पांडे, कांग्रेस की यूपी प्रभारी, ने लोकसभा चुनाव के बारे में बात की और गठबंधन को मजबूत कराने का संकेत दिया। उन्होंने पीएम मोदी की वादों की अदालत में आलोचना की और लोकतंत्र के लिए जनता को चुनौती देने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश की रज को अपनी मस्तक पर लगाकर हम अभिभूत होते हैं। उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश न सिर्फ देश की सांस्कृतिक राजधानी है, अपितु उत्तर प्रदेश में भारत मां की अस्मिता और भूभागीय अखंडता के लिए बलिदान देने वालों का एक इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश उन गौरवशाली प्रांतों में से है जिसके वीरों ने न सिर्फ भारत मां की स्वतंत्रता आज़ादी के पहले सुनिश्चित की, अपितु आज़ादी के बाद भी अपने प्राणों को आहूत करके भारत मां की भूभागीय अखंडता और अस्मिता को सुरक्षित रखा। और उसका सबसे बड़ा दायित्व उत्तर प्रदेश पर है। इसलिए मैं कहता हूं कि लखनऊ की जनता ने ये दायित्व अपने कांधे पर लिया था कि वो देश की भूभागीय अखंडता को सुरक्षित रखेंगे। मैं ये इसलिए कहता हूं कि यहाँ से उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में देश के रक्षा मंत्री को चुनकर भेजा। न सिर्फ देश के रक्षा मंत्री, अपितु देश के प्रधानमंत्री भी इसी प्रांत से आते हैं, जिन दोनों नेता द्वयों पर यह सामूहिक दायित्व था कि वो भारत मां की अस्मिता की रक्षा करें। मगर आज अब ये कहना चाहते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि रक्षा मंत्री को हटाइए, रक्षा मंत्री को हराइए और अग्निवीर से मुक्ति पाइए। आज हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहते हैं कि भारत मां की अस्मिता को जिसने दिया धोखा, उस मोदी सरकार को क्यों दे देश फिर एक मौका। आज है कि सरकार आने के बाद जो सबसे पहला निर्णय लेंगे वो इस स्कीम को खत्म कर देंगे। एक आखिरी कुठाराघात और किया गया। आखिरी कुठाराघात ये किया गया कि 31 मई 2022 के पहले 1.5 लाख युवाओं को सेना में भर्ती किया गया। उनका फिटनेस से लेकर सारी चीजें, उनकी परीक्षा से लेकर सब कुछ कंप्लीट कर लिया गया। 31 मई 2022 को सेना की वेबसाइट पर उनके नाम डाले। उस परीक्षा के लिए 30 लाख से अधिक युवाओं ने पार्टिसिपेट किया था, जिनसे उनके फॉर्म की फीस के नाम पर 100 करोड़ रुपए से अधिक वसूले गए। 31 मई 2022 के बाद उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धोखा दिया और दर बदर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। आज भी वो नौजवान दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, मगर वो सेना का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये अग्निपथ योजना लेकर आए थे, अग्निवीरों की भर्ती कर रहे हैं। देश की जनता को अच्छे दिनों का सपना दिखाकर, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष हो, चाहे 15 लाख रुपए प्रत्येक खातेदार के खाते में जमा करने की बात हो, चाहे धन जन योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए इस देश की गरीब जनता से वसूले और बैंक में जमा कराए थे, या फिर नोटबंदी के तहत इस देश में की जो सबसे बड़ी ताकत थी उसे लोगों को भ्रमित कर कर विश्व का सबसे बड़ा स्कैंडल जो माना गया है, जिसे कहते हुए देश को आश्वस्त किया था कि इस देश में ना ही आतंकवाद खत्म हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, इस देश के कीमतें कम हो जाएगी, भाव कम हो जाएंगे, हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल होकर, और जब इस चीजों का प्रश्न विपक्ष और विशेष रूप से माननीय राहुल गांधी जी उनसे जो बार बार पूछ रहे हैं, तो इस देश की जनता इस देश को देखकर आश्चर्यचकित है कि माननीय मोदी जी उन प्रश्नों का जवाब देने के बदले इस देश को फिर एक बार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इसमें ही बांट कर रखना चाहती है।
लेकिन अब इस देश की जनता वास्तविक उन प्रश्नों पर उनका जवाब चाहती है, और ये प्रश्न का उत्तर ना पाके उनके असली चेहरे को पहचान कर, जहाँ पर चाहे राजनीतिक फंडिंग हो, चाहे इस देश में चल रहा चंद परिवारों के लिए पूरे देश की संपदा, भूतल, तल और आकाश, सब जितनी भी संपदा है जो दोनों हाथों से लूट कर कुछ चंद व्यापारी घरानों को बांटी जा रही है, उन सब का एहसास इस देश की जनता को भली भांति है। इन सब का नतीजा साथियों, इस देश की जनता को जो सबसे बड़ा खतरनाक है वो इस देश के संविधान को बदलने की जो बात है, जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने और देश के सभी शीर्ष बुद्धिजीवियों ने मिलकर एक सुंदर, बेहतर, विश्व का सबसे लोकप्रिय संविधान के रूप में पेश किया, जिस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की, जिसकी हम पूरी दुनिया जिसकी गाथा गाती है, वह लोकतंत्र आज खतरे में है। हमारे देश का भाईचारा इन वर्षों में कमजोर हुआ है, और एक मजबूत भाईचारे के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के में लोकतंत्र लाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए देश की जनता ये चुनाव लड़ रही है, और गठबंधन इस देश की जनता के साथ में है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली 4 जून दिल्ली में एक मजबूत गठबंधन की सरकार बनकर माननीय मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आपके कुछ प्रश्न हो तो। साल 2020 की जून में अतुल खारे की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। उनके शरीर पर आटा भी भर दिया गया था। इतना ही नहीं, उनकी शरीर बुरे तरह से जलाया दिया गया था। इस मामले में ताज़ा अपडेट के मुताबिक लखनऊ की सेशन कोर्ट ने अयोध्या की अतुल खारे हत्याकांड में 4 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद मृतक अतुल खारे का पूरा परिवार चिंतित है और उनकी बेटियां न्याय की उम्मीद कर रही है। पीड़ित पक्ष के वकीलों ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कराने की मंशा जताई है। अतुल खारे की बेटी की एक वीडियो जहां वो अपने बाप की हत्या के बारे में अपील करते हुए अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित दिखाती है। अभी देखिए। मैं पूर्णा खरे अतुल खरे की बेटी हूँ। अतुल खरे वही अतुल खरे जिनकी हत्या 2 जून 2020 को कर दी गई थी। उनकी हत्या, मेरे पिता कुछ इस तरह से दिखते थे, लेकिन हत्या के बाद हमें वह इस तरह से मिले। 2 जून 2020 को अयोध्या में पुलिस द्वारा मेरे पिता की हत्या के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 10 मई 2024 तक हमने उन आरोपियों को सज़ा दिलाने के लिए अत्यंत मेहनत की, पर हमारी मेहनत सत्र न्यायालय ने एक बार में नाकाम कर दी। सत्र न्यायालय ने यह कहते हुए कि संदेह का लाभ देते हुए उनको दोष मुक्त सिद्ध कर दिया। हम हाई कोर्ट में अपील करने की सोच रहे हैं, हाई कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं, परंतु सत्र न्यायालय के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। यह कैसा फैसला था कि इतने जघन्य मामले में भी आरोपियों को बाहर छोड़ दिया गया। हमें अब उनसे क्या डर नहीं है? क्या अपील करने में, क्या आगे बढ़ने में हमें खौफ नहीं आएगा? जो मेरे पिता का ये हाल कर सकते हैं, क्या वे हमारा कुछ नहीं कर सकते? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस मामले में हाई कोर्ट ने पूरे 4 सालों में एक बार भी एक ज़मानत अर्जी को भी स्वीकार नहीं किया हो, उस मामले में सत्र न्यायालय इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती है? कुछ इस तरह से हमें वो मिले थे। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमारा साथ दीजिए। हम बहुत परेशान हैं। बहुत लंबी न्याय की लड़ाई करने के बावजूद भी हम सत्र न्यायालय की तरफ से नाकाम हुए हैं। कृपया हमारा साथ दीजिए। हमें इस न्याय की लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और आप सबके साथ की ज़रूरत है। हमारा साथ दीजिए। जैसे कि आपने देखा कि मृतक के परिवार को अब उन अभियुक्तों से अपनी सुरक्षा की चिंता भी है। अतुल खारे की हत्या के मामले में ताबदाल की भावना है, जिसमें उन्हें गला रेत कर हत्या की गई थी और उनका शव आटे से भरा गया था। बाद में उनके शरीर को जलाकर खत्म किया गया था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केसरगंज लोकसभा क्षेत्र के पयागपुर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह से समर्थन में आयोजित जनसभा में शामिल हुए। उन्होंने विपक्ष को आधे हाथों लिया और कहा कि जब वह सत्ता में थे तो सपा के लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे। उन्होंने सवाल उठाया कि सपा के लोग कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है, लेकिन बेकार तो लोग हैं, समाज पर बोझ है, बोला योगी आदित्यनाथ ने। कि जो काम भारत के अंदर अयोध्या में हुआ दुनिया के अंदर कहीं नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। 500 वर्षों के बाद ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग तो मानते थे कि अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा, इसलिए बहकाने के लिए क्या कहते थे, सपा के लोग क्या कहते थे, कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बोलते थे ना। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे ना, चलाते थे कि नहीं चलाते थे। और कांग्रेस के लोग क्या कहते थे, कहते थे राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे, राम हुए ही नहीं। राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया था कांग्रेस ने। यानी राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का मतलब हम और आप सबके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर देना। और इन लोगों के द्वारा आज भी यही बयान दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के एक बुद्धिदाता हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि राम यानी अयोध्या में राम, भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण भारत के विपरीत हुआ है। आप मुझे बताओ, आप राम मंदिर का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, हर भारतवासी करता है ना, हर सनातन धर्मावलंबी खुश है ना इस बात को लेकर के। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है। अरे बेकार तो आप लोग हैं, बोझा हैं इस समाज के लिए। जब सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ, जब सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ तो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। जब सत्ता पे अवसर हुआ तो गरीबों को लूटते हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए इन लोगों ने उस समय समस्या खड़ी की थी और आज कहते हैं कि राम मंदिर बेकार बना है। बहनों और भाइयों, ये राम मंदिर पर उठने वाली एक एक उंगली, दो ही लोग नाराज हैं, या तो रामद्रोही और या पाकिस्तानी। समझ रहे होंगे ना, जो रामद्रोही है या पाकिस्तान, इन्हीं दोनों लोगों को राम मंदिर से बुरा लगा है। और बाकी पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको निहाएंगे। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग क्या महाराज सुहेलदेव के उस भव्य स्मारक पर कभी पुष्पांजलि करने के लिए जाएंगे? क्या ये लोग नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। ये दरगाह में तो जाएंगे, लेकिन महाराज सुहेलदेव के विजय स्मारक पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको भय है कि अगर वहां जाएंगे तो कहीं मुस्लिम वोट न खिसक जाए। यही भय है ना। और जब यही भय है तो भैया ठीक है, तुम वहीं का ले लो, वहीं जाओ ना, फिर क्यों हमारे पास आ रहे हो? मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। ग्रामीण नेताओं पर कोरे वादे कराने और गाना गाकर चले जाने का आरोप लगाते हुए नदी तट पर बना पीपल पुल पर पिछले कई वर्षों में कई दुर्घटना हो चुकी है। फिर भी ग्रामीण निवासियों की कंक्रीट पुल की मांग 25 वर्षों से अधूरे है। एक पक्के पुल और शमशान घाट की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ग्रामीणों ने कई बार भूख हड़ताल भी की है। बायरिया घाट से रिपोर्टिंग कराते हुए पत्रकार हरिंदर शर्मा चल रहे मुद्दे पर ध्यान दिलाते हैं। आइए देखते हैं। अच्छा, क्या मामला? हम लोगों ने आरडी खाता जो है खोला था,
और जमा कितने दिन किया था पहले पैसा। खोले थे आप लोग खाता? लगभग 2020-21 2021 में। 2021 में। हाँ और पूरा होने वाला था हम लोग का। हाँ उसी के दौरान वो एजेंट था प्रधानपट्टी का, खुशी आदम नाम था उसका। हाँ वही जो है आता था जो है जमा करने के लिए पैसा। हाँ। और वो कचकुइया पोस्ट ऑफिस से था वो अच्छा एजेंट। हम लोगों ने अपने जो है कि बच्चों के लिए, अपने लिए जो भी हो, मतलब जो है दुकान वास्ते जमा करते थे ताकि जो आगे जो है चल कर हम लोग का जो है काम आवे। लेकिन अब बीच में जो है वो लेकर जो है भाग गया। लगभग हमारा 1 लाख रुपया है। आपका पर्सनली भी 1 लाख रुपया है? 1 लाख रुपया है। चाचा जी आपका कितना है लगभग पैसा? 50,000। आपका कितना है लगभग? हमारा लगभग कम से कम 40,000। 40,000। ये बताइए कि जब वो लेके एजेंट आ रहा था और यहाँ से पैसा लेके जा रहा था तो किस तरीके से वो लेके भाग गया यहाँ से? इतना पैसा कैसे लेके भाग गया वो? हमनी के समय तक जो खाता में जमा कैले बा, आपको पासबुक मिला था? हाँ पासबुक दहले बा तो हाथे लिखले बा। ये बताइए कि आप लोग इतने मतलब शिक्षित व्यक्ति हैं, आप लोग एक माचिस किनने जाते हैं तो 100 बार उसको हिला के देखते हैं कि उसमें कितना बत्ती है। ठीक, तो इतना पैसा जब आप लोग दिए हैं तो आप लोग क्यों नहीं उस पर ध्यान दिए हैं कि हम मतलब हमारे पासबुक पे चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है, कैसे क्या हुआ है? क्योंकि पोस्ट ऑफिस केंद्रीय है। हम्म। हम लोग समझा भाई कि भाई जो गवर्नमेंटेड है, प्राइवेट तो है नहीं, भागेगा नहीं। इसलिए हम लोगों ने जो है जमा करते थे। हाँ। और चूंकि ऐसे नहीं वो बहुत पहले से आता था। अच्छा। हमारे गांव में चाहे सोहरा में बहुत जो है पहले से आता था। हम लोग तो बाद में जो है जमा करना शुरू किया। और यही नहीं, पूरा जो है दुल्हन से लेकर गुनारिया जो है ठारी भाग। अच्छा, लगभग यहाँ पे कितने लोगों का मतलब पैसा ऐसा यहाँ के लोगों को 50 आदमी के पैसा है। 50 आदमी का पैसा 50 है। आदमी। अच्छा, ये बताइए कि कितना दिन हो गया मतलब आपका लेके पैसा भगे हुए? 1 साल हो गया करीब लेकर। 1 साल हो गया यहाँ से भगे हुए उसको? हाँ 1 साल हो गया। और कितने माह का पैसा मतलब वो लेके भगा हो? करीब हमने 13 महीना जमा किया है। 13 महीने जमा किया? 200 रुपये रोज। आपका 200 रुपये रोज? और 13 महीना तक आपका पासबुक पे चढ़ा नहीं है? 13 महीना का जिस तरह चढ़ाया वो 6 महीना का। अच्छा, 6 महीने का चढ़ाया है। जी। आप लोग बैंक में गए हैं जाके? सब चेक करा बैंक में गए कई बार। जो तो जमा हुआ है वो तो है। जो जमा हुआ है वो है, लेकिन जो हम लोग का रिकॉर्ड में है, जो वहाँ पे जमा नहीं है, वो वाला हम लोग का जो बाकी। कितने दिन का जमा नहीं है लगभग? लगभग हमारा जो है 3 खाता है। 3 खाता मिलाकर 300 रुपये होता था रोजाना। तो उसमें से लगभग 2 साल का जमा नहीं किया है। 2 साल का जमा नहीं किया है। ये बताइए कि 1 माह बीतने के बाद आप जाके उसको तलाशते अपने पासबुक पे कि जमा हुआ है कि नहीं हुआ? देता नहीं था, ले जाकर चला जाता, देता नहीं था पासबुक। बोलता था चढ़ जाएगा एक ही बार। पासबुक हमारे पास रहेगा, आपका पास रहेगा। पासबुक से क्या दिक्कत है? हम है ना, पासबुक नहीं देता। 4 महीना पासबुक देता था। 3 महीना 4 महीना। 2.5 महीने पे आपको? हाँ 2.5 साल का पास वो 2.5 साल बाद मिला। अच्छा, ये बताइए जब पासबुक दिया तो इतना बड़ा हादसा होने के बाद आप लोग क्या किए अभी तक? हम गए थे कुबेरा थाना में, उसके नाम से एप्लीकेशन दिए थे। तो बोले थे कि ठीक है हम उसको पकड़ेंगे, उसके बाद आपको खबर देंगे। तो वहाँ फिर दोबारा गए तो बोले कि घर नहीं है, वो कहीं भाग गया है, वो आएगा तो खबर देंगे। लेकिन 1 साल बीत गया, अभी कोई खबर नहीं मिला है। मेरा बन्नू नाम। घर कहाँ है? खैरवा। कौन सी घाट है? खैरवा घाट, जिला कुशीनगर। क्या मामला है कि इतनी जनसंख्या में आप लोग खड़े हैं? हम लोग को पुल का, हमको पुल चाहिए, शमशान घाट चाहिए। यहाँ पर बहुत गजन हो रहा है। जो भी नेता आते हैं और गाना गाकर ठोक के और सुता के यहाँ के लोग चले जाते हैं। वोट पाते हैं, वोट उसके बाद दोबारा वो अपन चेहरा नहीं दिखाते हैं खैरवा गाँव में। अच्छा। जब वोट का टाइम आता है तभी वो ठोक कर लोगों के सुना कर चले जाते हैं, वोट ले लेते हैं, चले तो उसके बाद खैर हम वो मुँह नहीं दिखाने आते हैं। बाकी पैसा लगना कोई घुरपट्टी में श्मशान घाट बनवाए, लेकिन बल्कि यहाँ पर नहीं बना, जो यहाँ पे जरूरी है। बहुत लोग आते हैं यहाँ, प्रतिदिन 2-4 लाश जलता है। यहाँ 20 कोस से लाश यहाँ पर यहाँ आती से है। गुरुवलिया से, विजयपुर से, दुधही से, ठाड़ी भार से, घुरपट्टी से, मैहरवा से, बड़हरा से, तिलंगो पट्टी से, ये हर जगह, उधर सरगटिया से, उधर से लाश इधर आता है जलाने के लिए। सुखपुरा थाने क्षेत्र में 1 साल पहले हुए छात्र की हत्या की बदले लेने के लिए टोन डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सिपरन सिंह पर ताबूत फायरिंग हुई। उन्हें गंभीर हालत में वाराणसी भेजा गया और एसपी ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराने की बात की। इससे पहले सतीश चंद्र कॉलेज के
छत्तर की हत्या में मुख्य आरोपी सिमरन सिंह थे। ये थाना सुखपुरा में एक शिवपाल सिंह नाम के व्यक्ति हैं, उनको कुछ लोगों ने गोली मारी, जिसमें एक गोली उनके पैर में लगी है और एक पीठ में लगी है, और उस गोली मारने के बाद अभियुक्त फरार हो गए। तो इनके परिजनों से तहरीर लेकर के हम लोग अभियुक्त पंजीकृत कर रहे हैं, और जो मजरूब हैं उनको BHU रेफ़र किया गया है, वो बातचीत अभी कर रहे हैं, और मजरूब ने कुछ अहम जानकारी दी है अभियुक्तों के बारे में, तो उस पर हम लोग की टीमें रवाना है उनको पकड़ने के लिए। सिमरन सिंह के ऊपर मुकदमा दर्ज था पहले से? हाँ, ये पिछले वर्ष 2023 में एक सतीश चंद्र कॉलेज है, वहाँ पर एक छात्र की हत्या हुई थी, और उसमें शिवपाल सिंह को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था, और शिवपाल सिंह से जो पूछताछ भी है उसमें भी कुछ इस तरह का एंगल आ रहा है। बाकी अभी हम लोग इसमें आगे छानबीन कर रहे हैं, जैसे भी इसमें आगे अपडेट होगी आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। कितनी गोली मारी गई है सर? 2 गोली हैं इसमें, एक पैर में लगी है और एक पीठ में लगी है। गोली अभी डॉक्टर से बात हुई है तो किसी वाइटल पार्ट पे नहीं है गोली, वो बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन एहतियातन BHU रेफ़र किया गया है। वहाँ के डॉक्टर से भी हम लोग बातचीत में हैं, तो जल्दी लेंगे। स्थिति जितनी भी है वो, हाँ, हमलावर बाइक से थे कि? वो हमलावर उनकी पूछताछ में निकला कि वो बाइक से थे वो, और बाइक से ही संभवतः उन्होंने पीछा किया। बाकी अभी हम लोग और इसमें छानबीन कर रहे हैं, और चीज़ें निकल के आएंगी तो आप लोग अवगत कराएगा। अब ये सारी चीज़ें अभी विवेचना में जब आगे बढ़ेंगी तब आप लोग को अवगत कराएगा। कंडीशन अभी तक तो ठीक है, बातचीत कर रहे हैं वो, और जो उनमें साथ में पुलिसकर्मी गए एम्बुलेंस में उनसे भी बातचीत हुई है, तो अभी BHU पहुँचेंगे, इनके परिजन भी वहाँ पहुँच रहे हैं और उनका इलाज वहाँ पर शुरू हो गया। अब ये सारी चीज़ें विवेचना के विषय हैं, आपको तब बताया जाएगा। ठीक है। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल TV।